वेलकम टू गोविंदा क्लासेस। मैं गोविंद सर क्लास 10th का मॉडल पेपर बता रहे हैं, जो कि क्वेश्चन जो होता है हू बहू यहीं से आता है। तो सभी बच्चे को मॉडल सेट बनाना चाहिए। तो मैथ मतलब गणित, मैथ का मॉडल पेपर 1 मॉडल पेपर फर्स्ट बता रहे हैं और कुछ नहीं है, जो बताए हैं वही सब क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लिखते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन 4 गो है। √7 प्लस √7 बी है। √25 प्लस √3 सी नंबर है। 1/√4 और डी नंबर ऑप्शन है √9 इंटू √3। अब देखिए, आपको बताना होगा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। आप लोगों को पता है जिनका जो है रूट में अगर कोई नहीं निकलता है रूट से बाहर, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। हम देखेंगे √7 प्लस √7, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा 2√7, जो कि यह अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो √25 का वर्गमूल होता है 5 प्लस √3, जो कि 5 और अपरिमेय के साथ जो भी जुड़ा रहता है वो पूरा अपरिमेय ही हो जाता है। अब देखिए सी नंबर, इनका हो जाएगा 1/√4 का 2 निकलता है, जो कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। इसका तो 3 निकलता है, लेकिन √3 का नहीं निकलता है। जो रूट से नहीं निकले वह अपरिमेय संख्या होता है, और जो रूट से निकल जाए, टोटल निकल जाए, वह परिमेय संख्या होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 4 गो। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। और हम पहले बता दिए हैं कि हू बहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक किसको कहते हैं? कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसको सम पूर्णांक कहते हैं, और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे m के जगह पे कुछ भी रखिए, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, जो भी रखिए। अगर ऐसा लगता है कि वह विषम पूर्णांक आ जाता है तो वह विषम पूर्णांक होगा। अगर 1 रखने पर वह सम पूर्णांक आ जाता है तो वह सम पूर्णांक होगा। तो याद रखिए, अगर हम m के जगह पे 1 रखते हैं, 1 जोड़ 1 कितना आ जाता है? 2। बताइए कि m के जगह पे 1 रखे, क्या यह विषम पूर्णांक है? तो नहीं है, यह सम पूर्णांक हो गया। अब m के जगह पे 1 रखते हैं तो यह एक विषम पूर्णांक है। अगर m के जगह पे 2 रखते हैं, यह देखिए सम पूर्णांक हो जाता। तो कभी m के जगह पे 1 रखे तो विषम पूर्णांक हो गया, और m के जगह पे 2 रख दिए तो ये सम पूर्णांक हो गया। कभी विषम पूर्णांक होता है, कभी सम पूर्णांक होता है। अब m के जगह पे यहाँ पे देखिए 1 रखते हैं, यह भी हो जाता है सम पूर्णांक। फिर देखिए, और यहां पे देखिए m के जगह पे 1 रखते हैं तो 1 गुना 2 करते हैं, 2 जोड़ 1 तो हो जाता है 3। अगर हम m के जगह पे 2 भी रखते हैं, जोड़ 1, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाता है। तो यहां देखिए, ये दोनों तो ऐसे लग रहा है, दिख रहा है कि सम पूर्णांक है, यह भी सम पूर्णांक है। m के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो विषम पूर्णांक हो जाता है, और m के जगह पे 2 रखते हैं तो सम पूर्णांक हो जाता है। तो याद रखिएगा, ई कभी विषम होता है, कभी सम होता है, तो ई नहीं होगा। कहता है कि यदि m का पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक, मतलब प्रत्येक सब विषम पूर्णांक में m का मान ऐसा कौन सा मान रखे जो प्रत्येक मतलब सबके लिए वह विषम पूर्णांक।
तो यही होगा। आप 1 रख के देख लीजिए, 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए। इस पे अगर रखेंगे तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कभी सम होगा कभी विषम होगा। यह सब तो सम ही, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान दीजिएगा और नोट में याद भी रख लीजिए, नोट में याद रख लीजिएगा बाबू कि 2m जो होता है वह सम पूर्णांक होता है और 2m+1 जो होता है विषम पूर्णांक होता है। इतना सा याद रखिएगा कि हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सम पूर्णांक है निम्न में, कौन विषम पूर्णांक है। तो यह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 2m जो होता है वो सम पूर्णांक होता है और 2+1 जो होता है वह विषम पूर्णांक होता है। हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन देगा। यहाँ पे यही क्वेश्चन है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। तो सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा 2m और विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा 2m+1। यह भी याद रखिए, यह सब करने का कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखिए, विषम पूर्णांक रहेगा तो 2m+1 मारिएगा। तो अब देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन दिया गया है, शांत देखना, चूज करना कि चारों में किसका दशमलव प्रसार शांत है। और हम बताए हैं कि शांत के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि 2m 2n गुना 5n के रूप का होना चाहिए। सबसे पहले तो चारों देख लेते हैं कि सरलता रूप में है, कटने उठने वाला न है, सरलतम रूप में है। उसके बाद देखेंगे अगर हर का अभाज्य गुणनखंड, अंश से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको हर का देखना है कि अगर 2m गुना 5n के रूप का हो जाता है हम कहेंगे शांत है, और 2m गुना 5n से कुछ अलग होता है तो हम कहेंगे वह अशांत है। तो देखिए अगर हम 91 को अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, आप कीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी अनुमान लगता है 91 जो है लगता है कि 7 से भाग खाने वाला, 2 से नहीं खाएगा, नहीं 3 से खाएगा, नहीं 5 से खाएगा, इस 7 से पहली बार खाएगा। और जैसे 7 से भाग खाएगा यह क्या हो गया, अशांत आ गया। ऐसे देखने का तो खुद अभाज्य संख्या है, हमको अभाज्य हर का जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए वह 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। यह भी एक अशांत है। और पूछ क्या रहा है, शांत 80 और यहाँ 45 का खुद देखिएगा ये 3 से खाएगा, जैसे 3 आ गया यह क्या हो गया, एक अशांत हो गया। और 80 का अगर कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, देखिए 80 का अगर हम करके दिखाते तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। देखिए 80 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 या 5 के रूप में आता है। और 45 का कीजिएगा तो पहली बार 3 आ गया, जो कि यह भी अशांत हो जाएगा, यह भी अशांत हो जाएगा, यह भी अशांत। लेकिन हमसे वह क्या पूछ रहा है, शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो याद रखिएगा यह सब अशांत है, यह शांत है, ठीक है। और हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 0.87 पे रैकरिंग, 0.87 पे रैकरिंग जो है इस चारों ऑप्शन में कौन सा परिमेय संख्या है यही बताना है। और हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, एक शॉर्ट फॉर्म में बताए थे, ट्रिक बताए थे, ट्रिक कि सभी संख्या दशमलव को छोड़कर सभी संख्या टोटल माइनस रेकरिंग वाले संख्या को छोड़कर, रेकरिंग वाले संख्या को छोड़कर बटे दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है उतना न, दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है उतना नो, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना शून्य।
यह ट्रिक बताते थे कि अगर इस प्रकार है, एगो तो लॉन्ग विधि भी बताते इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि x बराबर मानना होगा, माना x बराबर 0.8777। भाई एक बार 10 से गुना कीजिएगा, एक बार 10 से गुना कीजिएगा, लॉन्ग विधि से बनाइएगा। ये एक ट्रिक के द्वारा दिए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो आप देखिए कि सभी संख्या कितना है 0.87, दशमलव नहीं लिखना है, आप 0.87 लिख दीजिए, माइनस रेकरिंग वाले संख्या को छोड़कर, रेकरिंग वाले संख्या को छोड़ेंगे तो 0.8 आएगा, माइनस बटा दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है तो एक अंक पर रेकरिंग है, एक गुण, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, उतना सुने। फिर सुनिए, सभी संख्या दशमलव को छोड़ देना है तो दिखाई दे रहा है कि 0.87 लिख दिए, 0.87 माइनस जितने अंक पर रेकरिंग वाले संख्या को छोड़कर, रेकरिंग वाला संख्या छोड़ दिए तो दिखाई दे रहा है 0.8 बट, ठीक है, जितने अंक पर रेकरिंग है दशमलव के बाद उतना 9, अगर 2 अंक पे रेकरिंग होता तो 2 गुना, 3 अंक पर रेकरिंग होता तो 3 गुना, और कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पे, यही। अब इसको माइनस कर दीजिए और 87 में 8 घटा दीजिए तो क्या बचता है 79 बटा 90। तो देखिए 79 बटा 90 कौन नंबर है, सी नंबर ऑप्शन है। हो बहु इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में भी, इसीलिए मॉडल पेपर बनाना चाहिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 540 बराबर 2x 3y गुना 5 पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का आपको मान बताना है। कि मतलब कि 540 ये समझिए एक अभाज्य गुणनखंड है, क्या है कि 2 पर पावर कितना क्या बार आता है, 2, 3 क्या बार आता है, 5 क्या बार आता है। अगर हम 540 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से करते हैं, देखिए 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0, 2 से करते हैं 1, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 3 से करते हैं बाबू, 4 तिया 12, 1 5, 5 तिया 15, फिर 3 से करते हैं 15 तिया 45, फिर 3 से करते हैं 5 और 5 से करेंगे 1। देखिए 540 जो है 540 पे ये लिखा हुआ है कि 2x गुना 3y गुना 5z। तो सुनिएगा 540 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड किए, 540 को अभाज्य गुणनखंड किए, 2 पे पावर 2 है गुना, 3 पर पावर 3 है गुना, 5 पर पावर 1 है। तो समझिए x के जगह पे कितना निकला 2, y के जगह पे कितना निकला 3, z के जगह पे कितना निकला 1। कहने मतलब कि x के जगह पे 2 आया, y के जगह पे 3 आया और z के जगह पे कितना आया 1 आया। और ये इस पे बैठा देना है। आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड का मान। तो देखिए x के जगह पे 2 देंगे, प्लस y के जगह पे 3 देंगे, माइनस z के जगह पे 1 देंगे, 3 2 5 माइनस 1 बराबर 4। ऑप्शन देख लीजिए 4 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन है। बोलिए कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से इस टाइप का सवाल अगर आता है तो इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यह सब बताए हुए हैं सभी क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या होता कौन कौन है। अपरिमेय संख्या कौन होता है? एक तो समझ लिए कि पाई अपरिमेय संख्या होता है, और वह संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वह अपरिमेय संख्या है, जिसका हम सॉल्व करेंगे लेकिन रूट से बाहर आएगा ही नहीं, वह अपरिमेय संख्या है। और तीसरा जो होता है कि 0.1, 0.1, 0.01, 0.01, इस टाइप का अगर कोई दशमलव बुला रहता है तो यह अपरिमेय संख्या होता है। देखिए ये 0.2.3 पर रखनी है, ये परिमेय संख्या होता है। हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √13 गुना √13 करेंगे, एगो 13 निकल जाएगा। यह बताए हैं क्योंकि 13 39 से और 39 से का वर्गमूल होता है 13। और वैसे भी अगर 2 रूट को गुना करते हैं हु बहु एक जैसा तो वह एगो 13 निकल जाता है। और √441 का होता है 21।
अगर इसको हम कटाएंगे शून्य शून्य तो ये हो जाएगा √1/√10। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 10 का वर्गमूल 10 से रह जाएगा या बाहर नहीं निकलेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वैसी संख्या जो है जोड़ा में लगेगा तभी बाहर निकलेगा, और जोड़ा में आएगा ही नहीं तो यह बाहर निकलेगा ही नहीं। तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय है क्योंकि रूट से बाहर निकल गया है, यह भी रूट से बाहर निकल गया, यह भी परिमेय हो गया, यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। और याद रखना है कि अपरिमेय संख्या एक पाई होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता हुआ होता है, और इस टाइप का अगर कोई दशमलव रहता है यही रह होता है। चलिए डी नंबर ऑप्शन होगा। तो अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक होगा। इतना सा याद रखिएगा, दो गो अभाज्य संख्या, जो भी हो अभाज्य संख्या नोट के रूप में याद रख लेना है। जैसे अभाज्य संख्या 2 और 3 भी, और इसका महत्तम समावर्तक अगर निकालिएगा एक बार में तो 2 आया, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में खा जाएगा 2, और आपका मौसा कितना निकल गया, महत्तम समावर्तक 1 निकल गया। नोट में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दो अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक 1 ही होता है। 2 इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है बाबू, दो अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है वह 1 ही होता है। करने की कोई जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए कि दो अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक कितना होता है, 1 होता है। तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, दिखा भी दिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 182 है, तो महत्तम समवर्तक होगा। आप लोग जानते हैं या एक्सरसाइज में पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। HCF को हम मौसा कहते हैं, HCF को ही हम मौसा कहते हैं, याद रखिएगा, और LCM को ही हम लोसा कहते हैं, जिसका पूरा नाम है लघुत्तम समवर्तक, और मौसा का पूरा नाम है महत्तम समावर्तक। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल दे दिया है कि 2366, और सुनिए HCF पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है, और लोसा दिया है 182 है। अब सुनिए ये गुना में इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हम कहेंगे कि 2366 बटे 182 बराबर HCF। अगर आप भाग दे दीजिए तो हम देखते हैं कि 182 से 2366 को भाग देते हैं, कितना बार में खाता है, ये एक बार में खाएगा 182, 6 में 2 गया, कितना बचा 4, 13 में 8 गया, कितना बचा 5, आई कितना बच गया, कटिए गया, छोड़। हमको लगता है क्या बार में खा जाएगा, 182 है तो हमको लगता है कि 3 बार में खाएगा। 3 दूनी 6, 8 या 24 का 4 होकर 2, 3 2 5, हाँ तो मौसा कितना हो गया, 13 हो गया। ये 13 बार में खाएगा तो HCF बराबर 13। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो गया कि बाबू यह सूत्र होता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, और बैठाइए और आपका HCF निकल गया। कोई दिक्कत बाबू? तो देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इससे पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है। शांत अशांत के लिए आपको हर को देखना है, सिर्फ हर को देखना है कि उसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 गुना 5 2m गुना 5n के रूप का हो जाता है, वो शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। देखिए अगर हम 40 का करेंगे तो आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 और 5 ही होगा, इसके सिवा कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं आएगा, इसलिए हमको लगता है ये शांत होगा। हमको लगता है कि 107 है, ये भी शांत होगा। 160 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 के रूप में ही आएगा, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या
नहीं आएगा। अब देख लीजिएगा ट्राई करके। हमको लगता है कि 200 का भी करते हैं तो यह भी हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2m गुना 5n के रूप का ही आएगा। लेकिन अगर आप 441 का कीजिएगा तो 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आ सकता है। इसीलिए याद रखिएगा कि 441 का अगर अभाज्य गुणनखंड आप करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, आप 40 तक कर लीजिएगा। अगर 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा संख्या आ गया अभाज्य संख्या के रूप में, आप बता दीजिएगा कि वह अशांत है। हमको लगता है कि 40 को अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, वह 2a और 5n के रूप में आएगा। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2a और 5a के रूप में आएगा। 200 का भी करेंगे तो 2a और 5a के रूप में आएगा। लेकिन 441 का करेंगे वह 2 और 5 के अलावा भी आ सकता है। इसलिए डी नंबर जो होगा 13/441 जो होगा यह एक अशांत होगा। कहीं कोई दिक्कत देख लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि p बराबर इतना दिया है और q बराबर इतना दिया है a⁴b, जहां p और q धनात्मक पूर्णांक तथा a b अभाज्य संख्या, p और q धनात्मक पूर्णांक है तथा a और b अभाज्य संख्या है, तो p, q का लघुत्तम समापवर्त है। मतलब p बराबर दिया है a b पर पावर की। कोई दिक्कत? तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a b गुना b गुना b, और q बराबर दिया है a पर पावर 4 और b। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं a गुना a गुना a गुना a गुना b। और लघुत्तम समवर्तक पूछ रहा है तो LCM। हम बताए हैं कि अगर दो संख्या रहे तो एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ कैसे बोले निकालने के लिए, एचसीएम में बोले हैं कि जो मिलता है उसको लिखिए, और एलसीएम में बोले हैं कि जो मिलता है उसको भी लिखिए, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखिए एलसीएम में। तो देखिए ए तो मिल ही जाता है, बी भी मिल ही जाता है। हम कहेंगे कि ए गुना तो बी ए मिल गया, जो मिलता है। एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है कि जो नहीं मिलता उसको भी लिखिए। ये दोनों मिला और ये सब नहीं मिला, लेकिन एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसको भी लिखना है। यानी एलसीएम निकालते तो जो मिलता है उसी को लिखते हैं, और एलसीएम निकालते तो जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो चलिए, ये सब नहीं मिला, एलसीएम निकाल रहे हैं तो यह सब भी लिखेंगे, और यह भी नहीं मिला तो इसको भी लिखेंगे। तो सुनिए, ए क्या गो है तो 1 2 3 4, ए पर पावर 4 गो। बी क्या गो है तो 1 2 3, बी पर पावर 3 गो। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए पर पावर 4 और बी क्यू कहां पे है, सी नंबर। यहां तक आया, दिखाई दे रहा है यहां तक? चलिए तो देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सुनिए, ये निम्नलिखित में से या ऑप्शन दिया है 4 गो, इनमें से कौन सा युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, सहअभाज्य है। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि सहअभाज्य कहते किसको है, सहअभाज्य किसको कहते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि वैसी दो संख्या जिनका मौस्व अगर 1 हो जाता है, जिनका मौस्व 1 होता है उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो संख्या जिनका मौस्व 1 हो जाए उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 15 और 45 का मौस्व अगर करेंगे, हमको लगता है इनका 15 ये होगा, समझे। 9 और 16 का अगर मौस्व करते हैं तो इसका मौस्व 1 होता है। अगर सहअभाज्य की कोई परिभाषा पूछे तो आपको बताना होगा वैसी दो संख्या जिनका मौस्व 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। नोट में लिख लेना जो मेन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमको लगता है कि 9 अगर 16 का हम अभाज्य संख्या करते हैं, मौस्व निकालते हैं, एक बार में 9 आ जाता है, यहाँ 7 आता है, 9 से करेंगे एक बार में 7 आएगा 2, 7 से करेंगे 3 बार में 6 आएगा 1, और 2 से 2 बार में 2, तो मौस्व 1 आ गया। मौस्व कितना आ गया? 1। तो हम पहले बता दें स्वभाव, उसको ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मौस्व 1 हो गया, यही सहअभाज्य संख्या। तो चलिए अब 12 नंबर है कि 0.3125 को P/H ऐसा भी दे सकता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको? तो देखिए कैसे लिख सकते हैं।
आप लोग बहुत बार बनाएंगे, बच्चा में भी यह सब सवाल बनाएंगे कि दशमलव उड़ाते हैं, एक देते हैं, उसके बाद जितना अंक होता है उधर उतना जीरो बैठा देते हैं, ठीक है। और इसको कटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। 5 से कटाते हैं, 5 से यह भी कटेगा, 5 से यह, ऐसे तो 25 से भी खा सकता है, हम कम में कम से कटाते हैं, 25 से भी खिला सकते हैं आपको। 5 से कटाते हैं तो 6 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 6 25। ये 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10, उसके बाद 3 को शून्य बैठा दिए। फिर इसको 5 से कटाते हैं तो 125 आ जाता है। ये 5 से कटाते हैं, 5 और 20, 2 को शून्य। ये 5 से कटाते तो 25 आ जाएगा। ये 5 से कटाते हैं तो 80 आ जाएगा। ये 5 से कटाते हैं तो 5, ये 5 से कटाते हैं तो 16। तो देखिए तो 5/16, 5/16, 5/16 बी नंबर ऑप्शन। देख लीजिए, सिर्फ सरल करना है, दशमलव उड़ाइए, 1 दीजिए, उसके बाद जितना अंक होगा उतना जीरो दे दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, बहुपद है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? ये 4 को दिया है ऑप्शन, इसमें आपको चूज करना है कि कौन बहुपद है। और 9th क्लास में यह सब बहुत बार पढ़े होंगे बहुपद के लिए, कि बहुपद के लिए हम यह बताते बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा अगर x रूट आ जाए, कोई भी चर पे रूट आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। अगर x पर कोई पावर ऋणात्मक आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, कोई भी पावर ऋणात्मक आ जाए बहुपद। अगर नीचे में चर आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर नीचे में भी चर आ जाएगा तो बहुपद नहीं हो जाए, नहीं होगा। रूट में भी आएगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और क्या बताए थे, रूट में भी x आ जाए, चर आ जाए, बहुपद नहीं होगा। हाँ, चर पर पावर भिन्न के रूप में आ जाए, उस पे भी बहुपद नहीं होगा। x की जगह पर आपका y हो सकता है, d हो सकता है, कुछ भी हो जाए। तो आप याद रखिएगा बहुपद नहीं होगा। 4 चीज याद रखिए कि अगर x रूट में आ जाए, कोई भी चर रूट में आ जाए, बहुपद नहीं होगा। और चर से आपको कोई लेना देना नहीं था। x पर पावर, कोई भी चर पर पावर ऋणात्मक संख्या आ जाए, बहुपद नहीं होगा। कोई भी चर भिन्न के रूप में आ जाए, बहुपद नहीं होगा। अगर चर पे पावर भिन्न के रूप में आ जाए, p/q के रूप में आ जाएगा, बहुपद नहीं आ जाए। मतलब कि चर पर पावर जो है परिमेय संख्या आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए ए नंबर, रूट, चर जो है रूट में आ गया, क्या यह बहुपद नहीं होगा? क्योंकि चर किस में आ गया, रूट में आ गया। अभी देखिए चर भिन्न के रूप में आ गया, नीचे आ गया, अंश हर में आ गया चर, अति चर कहाँ आ गया, हर में, तो बहुपद नहीं होगा। देखिए इसमें चर को सिर्फ देखना है, ना तो बाबू इस चारों ऑप्शन में कोई है, ना तो यह रूट में है, न तो इस पर पावर ऋणात्मक है, न तो चर जो है भिन्न के रूप में है, न तो चर पे पावर परिमेय संख्या है। तो यह बाबू बहुपद होगा। यह भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर पे रूट आ गया, चर पे क्या गया, रूट आ गया। कहीं कोई दिक्कत? यह सब हम बताएं पहले, जो ये भी यहाँ पढ़ा है इस सब में कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि यह बहुपद है, यह क्या है, बहुपद का घात है, 2 है कि 5 है कि 6 है कि 4। तो बहुपद का यह घात पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर गुना करेंगे। और याद रखिएगा डिटेल्स में गुना नहीं करना है, बड़का घात का बड़का घात से कर दीजिएगा, जितना पावर निकलने को होगा निकल जाएगा और लिख दीजिएगा। नहीं तो डिटेल में सॉल्व करने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यह ऑप्शन वाला सवाल है। तो करना क्या है सुनिए, कि देखिए a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। यह सवाल है कि आपका सवाल है x+3 का होल स्क्वायर और x पर q माइनस r, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a² प्लस b², अच्छा, प्लस 2ab x³ माइनस r। हमको लगता है ये तो सॉल्वे हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस 3 3 9, ये प्लस 3 दूनी 6x, ये यही रखते हैं। तो पूरा डिटेल्स में सॉल्व करने का कोई जरूरी नहीं है। ये बड़का घात x पर पावर 2 है, क्योंकि ये सबसे उसको गुना करते फिर सॉल्व करते आपके पास ढेर टाइम लग जाता। और जो पावर जितना ज्यादा बड़ा घात होता है उसी को हम घात कहते हैं। अब बड़का गुना कर दिए, x² गुना x³, तो x पर पावर 5 हो जाएगा। तो डिटेल्स में करने की कोई जरूरत नहीं था। आप x पर पावर 5 घात कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन होता। यहाँ पर भी x पर पावर 3 था, ये x² होता, गुना करते a+b² का, x पर पावर 2 गुना x पर पावर 3, तो यह हो जाता x पर पावर 5। यही घात होगा बी नंबर ऑप्शन। कहीं क्या कोई दिक्कत है, डिटेल्स में करने की कोई जरूरत नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 15 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन है
मॉडल पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 6 के शून्यक है। शून्यक का मतलब हो गया कि 2x² माइनस 6 बराबर 0। और एक बात याद रखिए, जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना क्या होता है, शून्यक होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस है उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x² बराबर 6 हो जाएगा। ये गुना में है 2, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। x² बराबर 6/2, 2 3 6, तो x² बराबर 3 और स्क्वायर जाएगा तो रूट में आएगा, क्या हो जाएगा, रूट में। लेकिन स्क्वायर जब रूट में जाता है तो प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर √3, एक बार प्लस में एक बार क्या माइनस में लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये नंबर है, ये दोनों प्लस से हो गया, दोनों माइनस से, एक बार 3 3 है, लेकिन 3 3 है, √3 एक बार प्लस में एक बार माइनस में। याद रख लेना कि स्क्वायर अगर उधर जाता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों निकलता है। ये नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर दिया हुआ है, तो p2 का मान है। तो अब देखिए px बराबर इतना है, p2 मतलब कि x की जगह पे 2 है, तो जहां जहां x है वहां 2 बैठा दीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए। कुछ दम न है क्वेश्चन में। 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो ये पूछ रहा है कि p2, तो जहां x है वहां 2 बैठा दीजिए कि 2, x की जगह पे 2 पे स्क्वायर दे दीजिए माइनस 8, x की जगह पे 2 दे दीजिए माइनस 12, सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4, डायरेक्ट हम कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 8 दूनी 16 माइनस 12। तो देखिए ये दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो 8 माइनस 16 और माइनस 12 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 में 8 घटाएंगे तो माइनस 20 होगा और बी नंबर ऑप्शन का। कहीं कोई दिक्कत, x के जगह पे सिर्फ 2 बैठाइए और आपका सॉल्व होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। ऑप्शन दिया गया कि इसके शून्यक जो है, के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। तो हमको पहले मानना होगा, माना अल्फा बराबर कुछ मान सकते, x से मान लीजिए। एगो शून्य x मानिएगा तो दूसरा n 1/x मानिएगा। एगो का अगर x मानते हैं या अल्फा मानते हैं या बीटा मानते हैं, किसी को कुछ और मानना होगा। तब अगर x मानते हैं तो दूसरा बीटा बराबर आपको मानना होगा 1/x, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब अगर 3 है तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3, कि मतलब शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर किसी को 4 मानते हैं तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है 1/4, यह व्युत्क्रम होता है, यह क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो देखिए अगर व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन रहे तो कोई भी कुछ मानिए, अगर अल्फा बराबर x मान लिए तो बीटा बराबर हमको क्या मानना है, 1/x। अगर अल्फा बराबर y मानेंगे तो बीटा बराबर मानेंगे 1/y, और अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a। अल्फा क्या माने थे, x इंटू 1/x बराबर c कितना है, माइनस k, और a कितना है बाबू 3, x कैंसिल, तो भाई कोना कोनी गुना, माइनस k बराबर हो गया 3 और k बराबर -3। ये माइनस को उधर भेज दीजिएगा, यही k बराबर कितना निकल गया बाबू, -3। कहीं कोई दिक्कत, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि शून्यक -2, -5 वाले बहुपद की संख्या होगा। तो सुनिए, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत से ऐसे बहुपद होंगे जिसके शून्यक -2 और -5 होंगे। ऐसा नहीं कि 2 ही बहुपद ऐसे हैं कि जिसके शून्यक 2 हैं, 2 ही बहुपद जिसके शून्यक -2 -5 है, 3 है 5 है, नहीं। अगर किसी की शून्यक -2 और -5 है तो ऐसे कितने बहुपद होंगे, तो बहुत से बहुपद हैं कि जिसके शून्यक -2 या -5 हो सकते हैं, बहुत से ऐसे बहुपद होंगे। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा अनगिनत। बहुत से ऐसे बहुपद होंगे जिनके शून्यक जो है -2 या -5 होंगे। एक बहुपद या 2 बहुपद या 3 बहुपद के शून्यक नहीं हो सकते हैं कि x बराबर -2 निकले या x बराबर -5 निकलेगा। बहुत से ऐसे बहुपद होंगे। तो ठीक है, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो इसका होगा अनगिनत, मतलब अनंत बहुपद हो सकते हैं जिस बहुपद के शून्यक जो है -2 निकलेंगे और -5 निकलेंगे।
कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो सुनिए, ये पूछ रहा है कि 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान। अब 5 अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अच्छा, ये 5 माइनस इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। बी कितना है 7, ए कितना है 5, 5 5 कैंसिल और माइनस 7। ये सूत्र याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई। चलिए माइनस 7 आंसर ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है 20 नंबर, यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा त्रिघात बहुपद है, दिया गया है त्रिघात बहुपद के शून्यक हो, तो यहां पूछा गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो देखिए नोट में हम लिख चुके हैं तीनों सूत्र, याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का मान होता है सी बाई ए, सूत्र होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र हो जाता है माइनस डी बाई ए। ये याद कर लीजिएगा बाबू, बहुत वीवीआई है। तो बताइए माइनस डी बाई ए कौन नंबर है? डी नंबर है। ये तीनों सूत्र होता है। द्विघात समीकरण में सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और त्रिघात बहुपद में सूत्र यह तीनों होता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि रेखा पी 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान होगा। आप लोगों को बताए होंगे कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 तो इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि यह समांतर होता है। अगर ये इसका एक हल होता है और अगर एक के पे इसका अनेक हल होता है, क्योंकि यह संपाती होता है। तो इसका यह एक सूत्र बताए थे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह क्या होगा? समांतर होगा। समांतर होगा तो आप इसको a मान लीजिएगा, इसको a1 मान लीजिएगा, इसको b1 मान लीजिएगा, इसको a2 मान लीजिएगा, इसको b2 मान लीजिएगा, इसको c1 मान सकते हैं, इसको c2 मान सकते हैं। तो आप दो एक लीजिए, ज्यादा लेने का कोई जरूरत नहीं था। a1 a2 b1 b2 c1 बटे c2 समांतर होने के a1 कितना है 5, a2 कितना है 15 बराबर b1 कितना है p और b2 कितना है 9। ये दोनों को सॉल्व कर दिए, 5 दिया 15, कोना कोनी गुना, ये हो गया 3p बराबर 9 गुना 1 9। और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, गुना में उधर लेके जाएंगे भाग में, तो p बराबर 9 बटे 3, 3 3 9, तो p बराबर 3। आंसर कितना गया? p में ए नंबर ऑप्शन देख लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 12 नंबर देख लीजिए, यदि दो चरों में दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हम जानते हैं, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं तो इसका जो हल होता है वह द्वितीय हल होता है। और द्वितीय हल का मतलब हो गया एक हल, और द्वितीय हल का मतलब हो गया एक हल। अगर संपाती होगा तो इसका अनेक हल। संपाती में कितना क्या हो जाता है? आप याद रखिएगा, इसका अनेक हल हो जाता है। अगर समांतर होगा कोई हल नहीं। तो यहां कह रहा है यदि दो चरों में दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो, क्या हो? प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो हलों की संख्या होगी। कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं। समांतर रेखा में होता है सिर्फ एक हल, तो सिर्फ एक हल होगा। अनंत हल होता है संपाती में, कोई नहीं होता समांतर में। ठीक है, तो आपका 12 नंबर क्लियर हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तो 10x माइनस 8y बराबर 0। तो लॉन्ग विधि से आप लोग जानते होंगे कि इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकंड मानेंगे, और विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो x और y का मान निकल जाएगा। x और y का मान निकल जाएगा, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आपको हम ट्रिक के द्वारा हम देते हैं कि जैसे x बराबर 5 है, y बराबर 0 है,
तो हम बैठाएंगे क्या इस समीकरण को, इस पे अगर मान बैठाते हैं क्या यह संतुलित होता है। अगर हम आई पर -8 y बराबर 0, मतलब x की जगह पर अगर 5 रखेंगे, y की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो क्या 0 हो जाएगा? तो कहिएगा नहीं होगा सर, y के जगह पर 0 होगा, ई तो 0 हो जाएगा, लेकिन ई 25 हो जाएगा, तो ई तो नहीं होगा। क्योंकि हमको अगर x की जगह पे 5 रखे, y की जगह पे 0 रखे तो 0 आना चाहिए, तभी तो संतुलित होगा। एक ट्रिक के द्वारा बताते हैं। हाँ, x की जगह पे अगर 0 रखते हैं, -8 के जगह y की जगह पे भी 0 रखते हैं, सी नंबर, तो ई हो जाएगा 0 - 0, 0 बराबर 0। तो देखिए सी नंबर संतुलित होगा, ना कि बी होगा। बी के जगह पे x की जगह अगर 0 रखते हैं, y की जगह पे 8 रखते हैं तो -8 64 होगा, वह 0 नहीं होगा। यह भी रखते हैं तो 5 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, जो समीकरण को संतुलित नहीं कर रहा है। सी नंबर हो जाएगा, x बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0 रख दीजिए, लगेगा क्या यह समीकरण संतुलित कर दिए। तो देखने के बाद आपको लग जाना चाहिए कि यहाँ पे x बराबर 0 रखिए और y बराबर 0 रखिए, इस समीकरण को अगर संतुलित कर रहा है तो ऑप्शन यही होगा। और डिटेल में बनाने की कोई जरूरत नहीं कि आप विलोपन विधि में जाइए, ठीक है। तो देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 24 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, यहाँ दे दिया a इज नॉट इक्वल टू 0 का मूल्य समान हो, मूल्य क्या हो? समान हो। हम बोले होंगे कि अगर कोई समान होता मूल्य तो d बराबर 0 आना चाहिए। आप d बराबर 0 लिखिए या b² - 4ac बराबर 0 लिखिए, कहीं कोई दिक्कत? देखिए कभी कतल जो है कि a के जगह पे कुछ देता b के जगह पे देता c के जगह, आप जानते हैं इसको a ही कहता है, इसको b ही कहते हैं, इसको c ही कहते हैं। लेकिन कभी कतल क्वेश्चन में क्या होता है, इस जगह b दे देगा, इस जगह c दे देगा, इस जगह a दे देगा। तो आपको यहाँ a जगह अगर b होगा तो यहाँ a बराबर b लिखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि सब सेम है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। तो मान के चलिए यही तब हो गया कि b² - 4ac। और पूछ रहा क्वेश्चन कि c का मान बताइए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि c का मान बताइए, तो बताते हैं कि प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में, तो -4ac बराबर -b², माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो c बराबर हो जाएगा b² बट्टा 4a। तो c का मान यही हो गया कि b² बट्टा 4a, यही बी नंबर ऑप्शन हो गया। कहीं कोई दिक्कत बाबू?